12 अप्रैल 2019 को सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन के जरिए नए फॉर्म 16 का फॉर्मेट जारी किया। नए वाला फॉर्म 16 पुराने वाले फॉर्म 16 से थोड़ा अलग है तथा उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके एम्प्लॉयर द्वारा दी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम नए फॉर्म 16 तथा पुराने फॉर्म 16 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है यानी दी जाएगी फॉर्म 16 में आपके एम्प्लॉयर द्वारा, वो किस तरह से आपको आईटीआर का फॉर्म भरने में मदद करेगी, ये भी हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन 12 अप्रैल 2019 के अनुसार उन्होंने फॉर्म 16 यानी जो सैलरी सर्टिफिकेट होता है उसका जो नया फॉर्मेट है उसको इशू किया है। आइए समझते हैं कि नया फॉर्म किस तरह से है तथा ये पुराने फॉर्म से किस तरह से अलग है। सबसे पहले नए फॉर्म को हम देखते हैं। ये उसका जो नोटिफिकेशन है उसका डेट वगैरह दिया हुआ है, 12 अप्रैल 2019 को इशू किया था और 12 मई 2019 से यह एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी जो भी फॉर्म 16 किसी भी एम्प्लॉयर द्वारा अगर 12 मई 2019 के बाद में जो भी इशू किए जाएंगे वो इस नए फॉर्मेट में होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो रिपोर्टिंग है, जो सैलरी के बारे में जो डिटेल्स जो देनी थी उसमें किस तरह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये उसका पार्ट बी है। इसके अंदर सैलरी की सारी डिटेल्स तथा जो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स काटा है उसकी डिटेल्स इसके अंदर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को फॉर्म 16 में दी जाती है। तो जो नया फॉर्म आया है उसके अंदर सीबीडीटी ने इसको रिप्लेस किया, जो पुराना वाला था उसको रिप्लेस करके अभी ये पार्ट बी का जो अनेक्शर है ये नया वाला आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो नया वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरुआत में जो है वो सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर, जिसमें कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) वो यहाँ पर मिलेगी। परकेजेट्स अगर होंगे तो वो यहाँ पर मिलेंगे और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी अगर कुछ पेमेंट आपको किया हुआ है यानी एम्प्लॉय को अगर कुछ किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर होगी। इन तीनों को मिला के यहाँ पर जो होगा वो टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी। अभी इसमें जो एक बदलाव किया गया है वो अगली वाली लाइन में ये बदलाव है। इसमें यह है कि रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, ये जो लाइन है वो नई ऐड की हुई है। पहले वाले में ये स्पेसिफिक लाइन नहीं थी। इस नई ये जो रो ऐड की है इसमें अगर आप अपना एम्प्लॉयमेंट अगर आपने चेंज किया है और अभी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं अगर वो पूरे साल अगर आपने काम नहीं किया है तो पहले वाले एम्प्लॉयर का जो भी आपका सैलरी का जो डिटेल होगा वो अगर आप नए वाले एम्प्लॉयर को अगर रिपोर्ट करेंगे तो इस कॉलम में वो सैलरी में यहाँ पर लिखी जाएगी। जो पुराना फॉर्म 16 था अभी हम उसमें देखते हैं कि वहाँ पर क्या इस तरह की जो इनकम अगर अपन रिपोर्ट करते थे तो वहाँ पर किस तरह से रिपोर्ट की जाती थी। ये है अपना पुराना फॉर्म नंबर 16, यानी जो 12 मई के पहले तक जो एप्लीकेबल था वो ये वाला फॉर्म था। इसके अंदर अभी पहले जो ये है वो तो टीडीएस के बारे में सब डिटेल्स दी हुई थी और जो सैलरी की जो थी वो अनेक्शर में जो डिटेल्स आती थी वो ये पार्ट बी है, उसका ये अनेक्शर है। इसके अंदर जो डिटेल्स आती थी उसमें कहीं पर भी पहले वाले एम्प्लॉयर का जो इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ से आपको कितनी सैलरी मिली थी उसके बारे में कोई स्पेसिफिक रो नहीं दी थी, यानी लाइन उसके लिए नहीं दी गई थी। यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉई, यहाँ पर ये एक लाइन दी हुई थी, लेकिन उस इनकम में कोई भी जो भी इनकम वो डिक्लेयर करता था एम्प्लॉय, जैसे उसकी सैलरी के अलावा दूसरी कोई भी इनकम थी, इंटरेस्ट की इनकम या कोई भी जो इनकम वो अपने एम्प्लॉयर को अगर रिपोर्ट करना चाहे और उसके ऊपर अगर टीडीएस वो कटवाना चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसके द्वारा दी जाती थी। नए फॉर्म 16 में क्या हो गया है कि स्पेसिफिक एक लाइन ऐड कर दी गई है जिसमें कि रिपोर्टेड टोटल इनकम टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी स्पेसिफिकली उन्होंने एक ये रो एड उसमें ऐड कर दी है। तो एक तो ये बदलाव किया गया है। दूसरा जो बदलाव है यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जो अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई रहती थी, जैसे कि उसके अंदर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5
5 नई जो रोज है वो ऐड कर दी गई है और उसके अंदर सबके अलग अलग यानी लाइन बाय लाइन आपको अमाउंट डिक्लेयर करना है कि कितना जो अलाउंस है वो अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड है। जैसे ट्रैवल कंसेशन है वो कितना सेक्शन 10(5) में जो एग्जेम्प्ट है उसका अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, या ग्रेच्युटी का अगर है तो वो कितना है उसका एग्जेम्पशन यहाँ पर लिखना है। पेंशन का अगर कम्यूटेड पेंशन का जो भी पोर्शन सेक्शन 10 में अगर आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। या लीव सैलरी एनकैशमेंट का यानी जो भी सेक्शन 10(a) में अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। साथ ही अगर HRA का अगर कोई एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो यहाँ पर देनी है। ये सारे के सारे स्पेसिफिक अलाउंसेज एक एक सिंगल लाइन के अंदर यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एग्जेम्पशन के अगर आपको जो भी मिलता है वो एग्जेम्पशन का अलग अलग सेक्शन का यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर और भी कोई सेक्शन 10 में अलाउंस अगर आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर देखिए ये क्लॉज ब्लैंक छोड़े हुए हैं। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिख के यहाँ पर वो अमाउंट लिख सकता है। अभी देखते हैं कि पुराने वाले में इसका क्या प्रोविज़न था। पुराने वाले में अलग अलग अलाउंस के लिए अलग अलग लाइन नहीं दी हुई थी। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये मेरे पास में पुराना वाला फॉर्म है, लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये फॉर्मेट दिया हुआ था। और उसके अंदर जो भी सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशन दिया हुआ रहता था वो एम्प्लॉयर जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग लाइनों में अलग अलग एग्जेम्पशन यहाँ पर वो रिपोर्ट करते थे। अभी ऐसा नहीं दिया हुआ है, अभी आपको चॉइस नहीं है। जो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो एग्जेम्प्टेड सेक्शन 10 में जो अलाउंसेज है वो वाले तो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और उसके अलावा अगर कुछ बचते हैं, जितने भी पॉपुलर थे वो तो यहाँ पर सारे के सारे आ गए हैं, उसके अलावा अगर कुछ भी बचते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर रिपोर्ट करने हैं। तो ये तो हो गया सेक्शन 10 के बारे में जो एग्जेम्पशन था। ये एक बदलाव किया गया है कि पहले क्या बहुत सारी चीज़ें क्लब करके एक टोटल अमाउंट एम्प्लॉयर लिख देते थे यहाँ पर कि सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड उनका टोटल जो अलाउंसेज है वो इतना होता है। अभी लाइन बाय लाइन उसके लिए प्रोविज़न दिया हुआ है जो कि यहाँ पर डिक्लेयर करना है। ये एक दूसरा बदलाव किया गया है। तीसरा जो बदलाव है, देखिए एक नई लाइन यहाँ पर ऐड हो गई है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), ये जो नया स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में पुराने वाला जो फॉर्म था उसके अंदर सिर्फ 2 ही थे, यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये 2 ही एग्जेम्पशन का प्रोविज़न यहाँ पर दिया हुआ था। अभी जो नया वाला है इन 2 के अलावा उसके अंदर 3 ऐड हो गए हैं, यानी पहले का एंटरटेनमेंट अलाउंस तो यहाँ पर है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, और उसके अलावा तीसरी एक लाइन जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) यहाँ पर और ऐड कर दी गई है। तो ये एक बदलाव है कि नए वाले फॉर्म 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक रो जो है वो ऐड कर दी गई है। इसके अलावा जो दूसरी जो इनकम अगर वो जो एम्प्लॉय है वो डिक्लेयर करना चाहे, जैसे कि सैलरी की इनकम तो पहले वाले जो लाइन जो मैंने आपको बताई थी उसके अंदर वो डिक्लेयर कर देगा, लेकिन उसके अलावा और अगर कोई इनकम एम्प्लॉय अगर डिक्लेयर करना चाहे तो वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है। जैसे अंडर सेक्शन 192(2)(b) की अगर कोई इनकम रिपोर्ट करना चाहे तो उसमें आप देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो यहाँ पर रिपोर्ट कर सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर आ जाएगी। या अगर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिपोर्ट करना चाहे तो उसकी वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दे सकता है, तो वो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगी। पहले क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुराने वाले फॉर्म में सिर्फ एक ही लाइन दी हुई थी, एनी अदर इनकम विच द एम्प्लॉय वांट टू डिक्लेयर, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय, उसमें अलग अलग नहीं थे। अभी उन्होंने उसको बाइफरकेट करके एक तो सैलरी का जो है दूसरे एम्प्लॉयर से कितना मिलता है वो ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके अलावा आपकी हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो एम्प्लॉय यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है, और अदर सोर्सेज की जो इनकम है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है। यानी अभी अलग अलग लाइन सबके लिए दे दी गई है। वो सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आप एम्प्लॉयर को अगर डिक्लेयर करेंगे तो उसके हिसाब से आपका TDS काटा जाएगा, और जब आपको फॉर्म 16 मिलेगा तो उसके अंदर ये सेपरेटली रिपोर्ट की हुई मिलेगी। ग्रॉस टोटल इनकम है, और यहाँ पर ये डिडक्शन नेक्स्ट पेज से चालू हो रहा है। ये जो है वो डिडक्शन का पार्ट है। डिडक्शन में भी आप देखेंगे कि थोड़े से बदलाव किए गए हैं। पुराने वाला जो फॉर्म 16 था उसके अंदर ये देखिए चैप्टर 6A के जो डिडक्शन थे उसमें 80C, 80CCC, 80CCD
और 80C में फिर अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस आपके होते थे उसके हिसाब से जो डिडक्शन मिलता था वो यहाँ पर लिखना पड़ता था। किसी को अलग लाइन नहीं थी। और 80D 80G इनके लिए भी कोई अलग लाइन नहीं दी हुई थी। अभी नए फॉर्म में क्या किया गया है कि उन्होंने जितना भी डिडक्शन होता है उनकी अलग अलग लाइन बना दी है। जैसे कि आप 80C का जो डिडक्शन है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, इस तरह के जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स या प्रीमियम वगैरह भरे हुए रहते हैं सेक्शन 80C में जिसका भी डिडक्शन मिलता है वो यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा 80CCC का अलग एक लाइन है, 80CCD की एक अलग लाइन है। और इनका जो टोटल आएगा यानी 80C 80CCC और 80CCD उनकी टोटल यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो 80CCD 1B 80CCD 2 इनकी भी अलग रो दी गई है। फिर देखेंगे कि सेक्शन 80D यानी जो मेडिकल प्रीमियम जो होता था, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो आप प्रीमियम भरते थे उसकी भी एक अलग लाइन दे दी गई है। यानी वो भी अगर है तो यहाँ पर स्पेसिफाई करना है और नहीं है तो एम्प्लॉयर आपको यहाँ पर फॉर्म 16 में स्पेसिफाई करके नहीं देगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 80E के लिए भी जो इंटरेस्ट आप भरते थे हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया हुआ रहता था उसका जो आपको डिडक्शन मिलता था वो इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके अलावा सेक्शन 80G का जो डिडक्शन है उसका भी एक अलग लाइन दे दी गई है। वो भी डिडक्शन आपको फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर द्वारा यहाँ पर आपको अगर आपने उनको रिपोर्ट किया है तो यहाँ पर वो डिडक्शन कैलकुलेट करके आपको मिलेगा। इसके अलावा जो सेक्शन 80TTA में जो इंटरेस्ट मिलता है यानी जो सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी एम्प्लॉयर यहाँ पर आपको कंसिडर करके देगा। ये जितने भी लाइन है स्पेसिफिक जो जितने भी डिडक्शन के बारे में दी हुई है यानी ये जो भी स्पेसिफिक डिडक्शन है उसके अलावा अगर जो भी डिडक्शन है उसके लिए यहाँ पर कुछ देखो ये फॉर्मेट के अंदर ब्लैंक लाइनें छुड़ी हुई है, वहाँ पर आप दे सकते हैं यानी एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ पर दे सकता है। आप देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिडक्शन थे जो कि ज़्यादातर लोग क्लेम करते हैं वो सारे के सारे एक सेपरेट लाइन में यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। अभी देखते हैं कि पुराने में क्या था। पुराने में देखिए ये डिडक्शन जो थे सेपरेटली नहीं दिए हुए थे, एक जनरल जो है वो लाइन दी हुई थी और एम्प्लॉयर जो था अपने हिसाब से इस फॉर्म 16 में उसको रिपोर्ट करते थे। यहाँ से शुरू होता है, इसमें कहीं पर भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह या इस तरह की जो थी वो नाम लिखे हुए नहीं थे। अभी एक एक लाइन का नाम लिखा हुआ है। मेडिक्लेम पहले जैसे अदर सेक्शंस जो थे 80G और इस तरह के 80TT है वो यहाँ पर लिखने पड़ते थे। तो नॉर्मली क्या करते थे कि सब मिला के एक लिख देते थे कि इतना जो है वो रिडक्शन इनको मिलता है सेक्शन 6A का। अभी जो है वो नए वाले फॉर्म में इस तरह से बिल्कुल नहीं है। पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर एक एक लाइन बाय लाइन आपको देनी पड़ेगी और जो स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखे हुए नहीं है वो अलग से आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकी सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो तो करीब करीब सेम ही है। जो मेन जो बदलाव थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अंदर ये वेरिफिकेशन वाला है, जो डिडक्शन जो कर रहा है उसका नाम वगैरह डिटेल देके यहाँ पर वो साइन करके इस तरह से आपको फॉर्म 16 जो है वो इशू किया जाएगा। और ये है वो पुराना वाला फॉर्म और ये है नया वाला फॉर्म। तो जब भी आपको फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 में लिखी हुई होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जब अपना आप ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स का तो रिटर्न फाइल करेंगे, उसके अंदर ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी होगी। इसका एक ये जो डिटेल में जो अभी रिपोर्टिंग हो रही है इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को ये इनकम टैक्स से जो TDS का क्रेडिट नहीं मिलता था या बेनिफिट नहीं मिलते थे क्योंकि जो रिपोर्टिंग था वो मिसमैच हो जाता था, क्योंकि एम्प्लॉयर अपने हिसाब से रिपोर्ट करके देता था और जब आप रिटर्न भरते थे तो उसको अलग तरीके से आप रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करते थे। यानी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने तो क्लब कर दिया हो लेकिन आप जब रिटर्न भरते हैं उनको अलग अलग आकार आप दिखाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत बार मिसमैच हो जाता था और मिसमैच होने की वजह से फिर आपको अप्लाई करना पड़ता था उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, या वो जैसा कि क्रेडिट अगर नहीं मिली है अगर आपको तो उसको क्रेडिट लेने के लिए फिर आपका वो टैक्स डिमांड खड़ा होता था, फिर उसको रेक्टिफाई करना पड़ता था। ये नए वाला जो फॉर्म है इसमें क्योंकि अलग अलग लाइनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर अपने आप ही देगा और वही इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में भी सबमिट करनी है, तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि मिसमैच होने की जो संभावना है वो बहुत सारी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कि नए फॉर्म 16 में अभी क्या क्या बदलाव हुए हैं और पुराने वाले फॉर्म 16 में क्या था और नए में जो नई चीज़ें जो रिपोर्ट करनी है वो एडिशनल चीज़ें क्या क्या रिपोर्ट करनी थी वो मैंने आपको बताया। आज की इस वीडियो में हमने आपको नए फॉर्म 16 तथा पुराने फॉर्म 16 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं इसके बारे में बताया।
अगर आपके मन में किसी तरह की कोई शंका हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित करें। नए वाले फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको आपके एम्प्लॉयर द्वारा दी जाएगी वो सारी की सारी आपके ITR 1 का जो फॉर्म यानी इनकम टैक्स का रिटर्न जो आप भरने के लिए जो फॉर्म यूज़ करेंगे उसमें काफ़ी उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।